अब देखते हैं ये तीसरे नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.4 का तीसरा नंबर, दूसरा नंबर हम लोगों ने खत्म कर लिया। आपको चलो ये तीसरा नंबर को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम लोग एक वृत्त के बारे में समझ लेते हैं, ताकि फिर आपको ये जब पढ़ के समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो वृत्त के बारे में आपको पता होगा, वृत्त कैसा होता है, इस तरह से ये वृत्त होता है। ठीक है, इसमें एक केंद्र होता है और वृत्त से परिधि के बीच की दूरी, यानी ये जो परिधि है, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर और ये केंद्र की बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। ये हमें पता है ना, ये हमारा क्या है, त्रिज्या। अगर हम इसको सीधा अगर आगे यहां तक बढ़ा देंगे तो ये भी हमारा त्रिज्या हो गया, और यहां से यहां तक केंद्र होता हुआ इस पूरी दूरी को हम लोग कहते हैं व्यास, डी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी कहते हैं, व्यास कहते हैं। इतना हम सबको पता है ना। जब भी आपसे पूछा जाए, बचपन से हम लोगों ने पढ़ते आए हैं, वृत्त की परिधि अगर निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे? यदि आपसे कहा जाए कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि हम लोग कैसे निकालते हैं, 2πr, इसी तरह से निकालते हैं, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। अगर त्रिज्या दिया हुआ है, बोलेगा कि वृत्त की परिधि निकालो भाई, तो हम लोग सीधा सूत्र बैठाते हैं और फिर निकाल देते हैं, है कि नहीं? परिधि क्या होता है, ये जो वृत्त है, इस वृत्त के ये पूरे बॉर्डर की, ये जो पूरे बॉर्डर की लंबाई है, परिमिति कहो, परिधि कहो, परिमाप कहो, इसकी लंबाई को ही हम लोग कहते हैं परिधि, है ना। अब देखो, अगर हम इस परिधि को c से दर्शाएं, c बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? अब आप थोड़ा यहां ध्यान दो, ये भी r, ये भी r, तो 2 ठो r हो गया। 2r बराबर क्या हो गया, d। या हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो ये d है, d क्या होता है, d हमारा व्यास होता है, ये हम लोग जानते हैं। r से त्रिज्या होता है ना, ठीक है। और c से हमारा परिधि होता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। इस प्रश्न को समझाने से पहले मैं थोड़ा इस पर नजर दौड़ाऊंगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा एक बार समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, ताकि अच्छे से आप समझ पाओ। तो देखो, हम जानते हैं कि ये जो d है, त्रिज्या का दुगुना है ना। यहां से लेकर यहां तक d बोलते हैं, और यहाँ केंद्र से लेकर यहां तक इसको त्रिज्या बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या, तो 2 ठो त्रिज्या, यानी 2r बराबर d, है ना। त्रिज्या का दुगुना जो है वो व्यास होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, d/2। d का आधा, d/2 का मतलब d का आधा, व्यास का आधा, ये तो त्रिज्या है ना। तो ये त्रिज्या इसका आधा है ना, ये पूरा हमारा d है, ये हमारा आधा हो गया इस d का, ये भी आधा हो गया d का। सिंपल भाषा में यहां समझो आप, मतलब d बराबर 2r होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर आप यहां ध्यान दोगे तो यहां 2πr है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां हम पाई लिख देते हैं, और 2r को अगर इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? या फिर इस तरह से ये पाई 2r की जगह d भी कर सकते हैं, यानी परिधि बराबर पाई d हो गया। ठीक, अब यहां थोड़ा ये समझो। अब अगर हम ऐसा कर दें, चूंकि यहाँ पाई और d गुना हो रहा है, हम d को बराबर के इस पार अगर लेके आ जाए तो बटा में हो जाएगा, c/d हो जाएगा, बराबर पाई हो जाएगा। कुछ समझ में आया? यहां पाई और d गुना हो रहा है, हमने इस d को बराबर के इस पार लेके आए, चूंकि गुना हो रहा है, बराबर के इस पार आएगा तो वो भाग हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बराबर c/d। पाई बराबर c/d कैसे हुआ, अब आपको
समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरह से ये निकला। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, क्या बोले, परिधि का सूत्र होता है 2πr, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। परिधि को c से दर्शा दिए, 2πr हो गया। हम पाई 2r को d बोल देते तो c बराबर हो गया पाई d। परिधि बराबर पाई d हो गया, d को हमने इधर लेके आ गया तो c बटा d हो गया बराबर पाई, अर्थात पाई बराबर c बटा d। c हमारा परिधि है और d हमारा व्यास है। ठीक, तो इसको बोलते हैं परिधि और व्यास का अनुपात। इसे क्या कहते हैं? परिधि और व्यास का अनुपात। ठीक है, पाई बराबर। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर। ठीक है, चलो देखो, प्रश्न पढ़ने के बाद फिर हम इस पर आएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। कहता है आपको याद होगा, याद तो नहीं है पर याद आ गया अब। ठीक है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c, परिधि को हमने मान लिया c, और उसके व्यास मान लीजिए d, व्यास को हमने d से दिखा दिया, परिधि और व्यास। पाई को जो है एक वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं। अगर नहीं पता, अब हम लोग एक नया चीज सीख लेंगे इस प्रश्न को हल करते करते। पाई किसे कहते हैं भाई? तो वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। ठीक है, तो चलो, अर्थात पाई बराबर c बटा d हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? इसको हम लोग बटा वाले को अनुपात भी बोलते हैं, जैसे 2/3 लिख लिया तो ये हो गया 2:3 बोलेंगे इसको। क्लियर? कोई दिक्कत? तो पाई बराबर c बटा d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? पॉइंट यहां है, हम लोग जानते हैं कि पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है कि नहीं? क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि पाई का जो मान होता है, पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी अनावर्ती होता है ना? याद होगा पाई का जो मान हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं? 3.1415 इस तरह से लेते हैं। अगर हम आगे 2-4 और लेना चाहे तो ये होता है 9-2, है ना? 9-2 के बाद कितना आता होगा? 6-5-3 ऐसा कुछ होता होगा। हाँ, 5-3 ऐसे ही कुछ आगे, और इतना सारा याद तो नहीं रख सकते ना, है कि नहीं? तो पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत, अनवसानी, अनावर्ती होता है। अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है पाई। ठीक है, अब यहां हम ध्यान देंगे, कहते हैं भाई पाई को तो हमने इस तरह से दिखा दिया, c बटा डी। c हमारा क्या है? परिधि है, और d हमारा क्या है? व्यास है। तो परिधि का कुछ लंबाई होगा और व्यास का भी एक लंबाई है, ये दोनों ही लंबाई। तो लंबाई जब आप मापते हो तो ऊपर भी लंबाई और नीचे भी लंबाई है, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। नहीं, ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, मान के चलते हैं एक वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। वृत्त अगर हमारा 7 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या हो जाएगा? परिधि निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं 2πr लगाते हैं। 2 पाई का मान हम लोग वैसे 22/7 लेते हैं, तो 22/7 होता नहीं है, और r हमारा 7 हो गया, कट गया। यानी कि जो हम लोग का ये आया, परिधि आया वो 22×44 आया। ठीक है, अगर त्रिज्या हमारा
7 सेंटीमीटर है तो व्यास हमारा त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पाई जो हो जाएगा वो परिधि हम लोगों ने निकाला 44 सेंटीमीटर या 44 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और जो व्यास हुआ त्रिज्या हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर लिया तो व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से अगर देखेंगे हम लोग तो पाई जो है ये पाई का जो मान हम लोगों ने निकाला यहाँ, ये संख्यात्मक जो हम लोगों ने मान निकाला तो ये परिमेय संख्या नहीं हो गया, निश्चित रूप से परिमेय संख्या हुआ कि नहीं। या इसको काटेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, वही आया। पाई का मान 22/7 हम लोग अक्सर लेकर चलते हैं, लेकिन असल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो कहने का भाव ये है, क्या है कि ये पाई है और ये बटा वाला है। जब हम लोग का भिन्न संख्या आ जाए, p/q के रूप का संख्या आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात c/d ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। अभी हम लोगों ने जो निकाला पाई बराबर 22/7, तो 22/7 ये तो परिमेय संख्या हो गया। फिर कहते हैं कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय और परिमेय आपस में क्या बराबर होगा, बराबर तो नहीं ना होगा। तो हम इस बात को कैसे सिद्ध करें, कैसे बताएं कि ये जो है अपरिमेय है, कैसे बताएं। तो देखो इसको हम लोग ऐसे बताएंगे। देखो जब हम लोग लंबाई को मापते हैं, लंबाई को क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो मापने पर हम एकदम एक्यूरेट माप नहीं माप सकते। हम चाहे स्केल से मापें या टेप से मापें, किसी अन्य चीजों से जब हम लोग किसी की लंबाई को मापते हैं तो एकदम एक्यूरेट हम लोग नहीं मापते, सटीक नहीं मापते हैं। हम उसमें लगभग मापते हैं, सन्निकट मान लेते हैं। देखो कैसे, जैसे हमें मापना है 22 सेंटीमीटर, अगर हम मापते हैं यहां से लेकर यहां तक, अगर 22 सेंटीमीटर मापते हैं तो यहां से यहां तक जब हम स्केल से या किसी और विधि से जब हम लोग इसको मापते हैं 22 सेंटीमीटर, तो ध्यान रहे हम बोल तो रहे हैं 22 सेंटीमीटर, लेकिन असल में ये सचमुच का 22 सेंटीमीटर है ये जरूरी नहीं है। थोड़ा हो सकता है कि बढ़ जाए, थोड़ा हो सकता है कि कम हो जाए। इस बात को समझ में नहीं आया। हो सकता है कि जब हम लोग मापते हैं तो मापने के क्रम में इसकी जो लंबाई है ठीक 22 सेंटीमीटर न हो करके ये हो जाए 22.0000000001 सेंटीमीटर हो जाए। हो सकता है 22.00000005 सेंटीमीटर हो जाए। तो कुछ ना कुछ इसमें तो मान आया। फिर उसके बाद और हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा आते जाए। कुछ समझ में आया? कहने का मतलब है कि जब हम व्यास को मापते हैं या फिर परिधि को मापते हैं तो उस वक्त एकदम फिक्स माप हम लोग नहीं माप सकते, उसमें हम लोग लगभग माप लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, या तो जब हम लोग मापते हैं तो हो सकता है कि ये परिधि हमारा अपरिमेय संख्या हो, या हो सकता है ये जो d की लंबाई है वो अपरिमेय संख्या हो। कहने का भाव यही है। या हो सकता है कि ये दोनों ही हमारा अपरिमेय संख्या है। तब उस स्थिति में क्या हम पाएंगे, हम लोगों ने पाई का परिभाषा दिया कि परिधि और व्यास के अनुपात को, परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग कहते हैं पाई, ठीक। तो अब इसमें से यदि हमारा परिधि अपरिमेय संख्या हो और व्यास ये हमारा परिमेय संख्या हो,
तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या मिलता है हमें, क्योंकि यहाँ भाग हो रहा है तो भागफल क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। या हो सकता है कि दोनों ही हमारा अपरिमेय हो, तो जब दोनों ही दो अपरिमेय संख्याओं का भाग परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। हम लोगों ने उदाहरणों और प्रश्नावलियों से अनेकों बार हम लोगों ने ये सिद्ध किया है ना। तो इसमें से हम ये नहीं कह सकते कि ये C हमारा अपरिमेय है कि D हमारा अपरिमेय है या फिर दोनों ही अपरिमेय है, हो सकता है। तो कुछ ना कुछ इसमें है गड़बड़, ठीक है। तो इसी से हम कहेंगे कि इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय हो सकता है या तो फिर दोनों ही अपरिमेय है, तब जाकर के ये जो पाई है हमारा अपरिमेय है, ठीक। तो वैसे हम पाई का जो मान लेते हैं 22/7, 22/7 ये तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन असल में जो उसका मान है वो परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हुआ। तो इसमें यही कहा है कि भाई हम लोग जानते हैं कि पाई का मान, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, और फिर हम लोग पाई को परिभाषित करते हैं परिधि बटा व्यास से। तो ये परिधि बटा व्यास ये तो हमारा परिमेय हो गया, बटा वाला संख्या हो गया ना, बटा वाला परिमेय संख्या हो गया, और ये अपरिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय तो आपस में कभी बराबर होता नहीं है ना। तो हम यहाँ कहेंगे कि देखो भाई, जब हम लोग मापते हैं तो उस वक्त एक्यूरेट माप नहीं होता है। हो सकता है कि ये हमारा C अपरिमेय संख्या हो, या हो सकता है कि ये D हमारा अपरिमेय संख्या हो, या फिर हो सकता है कि दोनों ही अपरिमेय संख्या हो। तब उस स्थिति में तो पाई का मान अपरिमेय ही ना आएगा, है ना। चलो, तो अब बारी है इसको लिखने का। यहाँ मैं समय बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया समझाते हुए, इसलिए मैं इसको पहले लिख करके रख दिया हूँ ताकि और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। इसमें लिख दिया, जब हम किसी पैमाने से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट यानी लगभग अप्रोक्सीमेट मान प्राप्त होता है, ठीक है। हम कभी भी यह नहीं जान पाते हैं कि C या फिर D में से कोई एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिख दो या दोनों, ठीक है, या दोनों अपरिमेय संख्या है। हम यह नहीं जान पाते कि C या D अपरिमेय संख्या है, C या D में से कोई एक अपरिमेय संख्या या फिर दोनों ही अपरिमेय संख्या, हमें ये नहीं पता लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे अतः पाई बराबर C बटा जो D है, यह एक हमारा अपरिमेय संख्या ही है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है, या इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। क्लियर। इसको लिखना है, वो पिछला वाला तो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, है ना।